मम्मा मम्मा, सब छोटे पक्षी नदी पर बड़े आम के पेड़ से आम खाने जाते हैं। हर रोज छोटे पक्षी वहां जाकर मीठे मीठे आम खाते हैं, परंतु आम मुझे क्यों नहीं जाने देती? बेटा, वहाँ तरह तरह के छोटे पक्षी होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आपकी किसी छोटे पक्षी से लड़ाई हो जाए। मम्मा, मैं आम खाने जाऊंगा, मैं लड़ने थोड़ा जाऊंगा। वो पक्षी तो मुझसे भी छोटे हैं जो हर रोज वहाँ आम खाने आते हैं। ऐसा कहते हुए कुकू अपना मुंह दूसरी दिशा में करके रोने लग जाता है। माँ से कहाँ देखा जाता है अपने बेटे को रोते हुए। अच्छा अच्छा, अब मान जाओ, क्यों गुस्से हो रहे हो? चले जाओ आप भी आम खाने, परंतु शाम होने से पहले पहले लौटकर वापस घर आ जाना। ये सुनकर तो कुकू उछलने लग जाता है। मुझे पता था, अब तो रोने से ही काम बनेगा। मम्मा, आप चिंतित ना हो, मैं वहाँ किसी से भी झगड़ा नहीं करूँगा। मुझे विश्वास है अपने बेटे पर। फिर कुकू नदी की दिशा में बड़े पेड़ से आम खाने चला जाता है। आज तो कुकू बहुत खुश था। वो बहुत तेज उड़ रहा था। रास्ते में उसे बुलबुला मिल जाता है। वो बुलबुले के पास बैठ जाता है। बुलबुले दोस्त, मैं तो नदी पर जा रहा हूँ बड़े पेड़ से आम खाने, क्या आप भी जाएंगे? आम? मैं तो हर रोज जाता हूँ, चलो आज आपके साथ चलता हूँ। वो फिर से उड़ते हैं। जग्गू तो कब से पत्थर चला रहा था, परंतु कोई भी पका हुआ आम जग्गू कौवे के पंखों में नहीं लग रहा था। कुकू भी एक पत्थर उठाता है और पके हुए आम को निशाना लगाता है। पहले ही पत्थर से वो आम तो नीचे गिर जाता है। मैं कब से ट्राई में हूँ, परंतु तुमने तो पहले ही निशाने में आम गिरा लिया। जग्गू भाई, ये आम आप ले लें, मैं और आम तोड़ लूँगा। नहीं, मैं किसी से मांग कर कोई चीज नहीं खाता। कुकू और बुलबुला अपना आम उठाते हैं और नदी पर थोड़ी दूर बैठकर आम खाना शुरू करते हैं। जग्गू तो पत्थर पर पत्थर चला रहा था और एक पत्थर पेड़ से टकराकर जग्गू के सर में लग जाता है। जग्गू के सर से तो खून बहना शुरू हो जाता है। वो तो रोने लग जाता है। वो डर जाता है कि अब उसका पापा और मम्मा उसे मारेंगे। तोता जो थोड़ी दूर ठंडी छांव में बैठा था, जग्गू कौवे के सर से खून बहता देख तुरंत वहाँ आता है। कुकू और बुलबुला भी वहाँ आ जाते हैं। जख्म तो बहुत गहरा है, कैसे चोट आई है छोटे कौवे? अंकल तोते, इन दोनों ने मेरे सर में पत्थर मार दिया। बहुत शरारती हैं ये छोटे पक्षी। ऐसा नहीं है अंकल तोते, जब जग्गू के चोट आई, मैं और बुलबुला तो बैठे अपना आम खा रहे थे। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तोता उस छोटे कौवे को उठाकर उसके घर की तरफ चलता है। ये झूठ क्यों बोल रहा था? यही तो मैं सोच रहा हूँ। इसका अपना ही पत्थर लगा है इसके सर में और नाम हमारा लगा रहा है। चलो कुकू, अब घर चले, शाम भी होने वाली है। फिर वो दोनों छोटे पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। ये क्या हो गया तोते? मेरे जग्गू के सर पर कैसे चोट आई? मैं तो थोड़ा दूर बैठा हुआ था। मम्मा, चिड़िया और बुलबुल के बेटे ने मिलकर मारा है मुझे। मैंने कोई शरारत नहीं की। पापा जी, मुझे ना मारना, मैंने कोई शरारत नहीं की। जग्गू का पापा कालू कौवा तो पहले ही बहुत गुस्से वाला था। सारी जिंदगी पक्षियों की पटाई की है तुम्हारे पिता ने, और एक तुम हो कि उनसे ही मार खा कर आ गए। हर समय तो मारते रहते हो तुम मेरे बेटे को, तुमसे डरते हुए लड़ा नहीं होगा आगे से। अब देख क्या रहे हो? चलो और देखो जाकर कहाँ छुपे हुए हैं मेरे जग्गू का सर फाड़ कर। ऐसे नहीं, थोड़ा अंधेरा हो लेने दो, पहले बुलबुल को देखूंगा और फिर बाद में चिड़िया और उसके बेटे को। मम्मा जोर जोर से पत्थर चला रहा था जग्गू कौवा आम के पेड़ पर, और फिर एक पत्थर उसके अपने ही सर में लग गया। जब खून बहने लगा तो मेरा और कुकू का नाम लगा दिया। बेटा, कोई शरारत तो नहीं की आपने? नहीं मम्मा, मैं और कुकू तो दूर बैठे अपना आम खा रहे थे जब जग्गू के चोट आई। इसी बात से डरती थी मैं। वो कौवे तो बहुत बुरे हैं, वो तो राह जाते लड़ाई बना लेते हैं। अब न जाने वो क्या करेंगे।
चिड़िया और उसका बेटा बैठे ऐसे रो रहे थे। मम्मा, मेरा विश्वास करें, मैंने कुछ नहीं किया। जो पत्थर जग्गू के लगा वो उसने खुद ही ऊपर फेंका था। अब मैं जाता हूँ और देखता हूँ उस बुलबुल और चिड़िया के बच्चे को। वो कौवा बहुत गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कौवा तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। बुलबुल अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। कौवा एक बड़ी लाठी साथ लेकर आता है और आते ही बुलबुल के बेटे को मारना शुरू कर देता है। वो तो किसी का ना सुन रहा था। बुलबुले की माँ खड़ी मिन्नतें कर रही थी। वो कमजोर थी, कौवे का कुछ ना बिगाड़ सकती थी। कौवा तो बेरहम था। भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। गोरी भी जग्गू को साथ लेकर तमाशा देखने पहुंच जाती है। अब जो रो रही हो, पहले समझाया होता अपने मोटे बुलबुले को। कैसे सर फाड़ दिया इसने मेरे जग्गू का। जग्गू सब देख रहा था। वो अपने पापा से कहना तो चाहता था कि पापा उसे ना मारो। वो ये कहना तो चाहता था कि पापा उसने तो मार से डरते हुए कुकू और बुलबुले का नाम लगाया था, परंतु वो डर रहा था। वो बहुत डर रहा था। कौवा तो कुछ ज्यादा ही जुल्म करता है। वो तो बुलबुल के घोंसले को आग लगा देता है। कोई बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, मेरा बेटा जला दिया है कौवे ने, कोई तो बचाओ। फिर कौवा एक लाठी बुलबुल के सर में भी मारता है। अब तो बुलबुल की नस्लें याद रखेंगी कि कौवों से दूर ही रहना है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ, चिड़िया बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ कबूतर भैया? कौवे ने बुलबुल का बेटा जलाकर मार दिया है। ये सुनना था कि चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। वो ये जानती थी कि अब वो कौवे उसके घर की तरफ आते ही होंगे। कोई पास ना था, उसे तो जरा रहम ना आया उस छोटे बच्चे पर। ऐसे वो कबूतर तो वहाँ से चला जाता है। कुकू सब सुन रहा था। वो इतना छोटा भी ना था, उसे सब पता था कि अब क्या होने जा रहा है। कुकू बेटा, जल्दी चलो, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। जल्दी चलो बेटा, हम दूसरे जंगल तुम्हारी मौसी के पास जाते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से भाग जाते। रात थी, इसलिए हर तरफ अंधेरा था। वो बहुत तेज उड़ रहे थे। मम्मा, पापा ने तो जला ही दिया उस छोटे बुलबुले को। हमारी लड़ाई जरूर हुई थी, परंतु वो इतना भी बुरा ना था। अब चुप कर जाओ, अगर तुम्हारे पिता ने सुन लिया तो तुम्हें बहुत मारेगा। बाहर निकलो चिड़िया, जरा बाहर तो निकलो, मैं देखता हूँ तुम्हारे बेटे को। परंतु चिड़िया तो घर में थी ही नहीं। भाग गई डरते हुए, भाग। मुझे कालू कौवा कहते हैं, मेरे बेटे को मारते हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से घर वापस होता है। सुबह हो जाती है। बुलबुल तो दीवानी और पागल हो चुकी थी। उसे कुछ खबर ना थी वो जिंदा है या मरी हुई है। कालू कौवे, मेरा बेटा मुझे वापस ला दो, मेरा बुलबुला मुझे दे दो। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, हम कभी लौट कर नहीं आएंगे। एक माँ की आंखों के सामने उसके बेटे को जलाकर मार दिया था। वो कैसे जी सकती थी? वो जिंदा तो थी, परंतु वो एक जिंदा लाश थी। जग्गू को तेज बुखार था। वो बहुत डरा हुआ था। वो रोए जा रहा था। क्या बुलबुला जिंदा है या मर गया? बुलबुला जिंदा है या मर गया? उसे तो बहुत दर्द हुआ होगा। वो झूठा था। वो झूठ बोल तो चुका था, परंतु अब सच बोलकर वो कर भी क्या सकता था? बुलबुला तो मर गया था। ये दवा लाया हूँ मैं झील से, इसे दे दो। बुखार बहुत तेज है, शरीर जल रहा है जग्गू का। ये बुलबुले को जलता देख डर गया है। जग्गू, होश करो, कुछ नहीं हुआ। ऐसे पक्षियों को ऐसी ही सजा देते हैं। परंतु पापा, आपने तो बुलबुले को जला ही दिया, उसे मार ही दिया। उसे बहुत दर्द हुआ होगा। मम्मा, वो पत्थर मैंने खुद ही ऊपर फेंका था। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा मर जाता है। गोरी और कालू कौवा रो रहे थे और बुलबुल वहाँ आती है।
मुझे मार दो, मेरा बेटा मुझे लुटा दो। वो ऐसे बोले जा रही थी। कौवा और कव्वी के पास कुछ न बचा था सिवाय पछतावे के। चिड़िया, आप अपने घर वापस आ जाएं। कौवा और कव्वी पागलों की तरह नदी पर बैठे रोते रहते हैं। वो अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। कबूतर भैया, ऐसे पछताने से बुलबुल का बेटा लौटकर नहीं आ जाएगा, और मैं ऐसे जंगल में ऐसे पक्षियों के साथ नहीं रहना चाहती जहाँ किसी को जलाकर मार ही दिया जाए। मैं यही खुश हूँ, मैं वो सब भूल जाना चाहती हूँ। फिर कौवा और कव्वी बाकी की जिंदगी अपने बेटे के गम में गुजारते हैं और बुलबुल का दुख भी कम होने वाला ना था। कालू, तुम तो दिन ब दिन ज्यादा ही निकम्मे होते जा रहे हो। अब तो अच्छा भोजन खाए भी दिन बीत गए हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर ज्यादा दिन ऐसे चला तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो जैसे तुम्हारे इंतजार में बैठी है। वो तो खुद तुम्हें एक दिन से ज्यादा वहाँ रहने नहीं देती। और अगर मैं नकम्मा हूँ तो तुम कौन सा बहुत मेहनती हो, बस बैठे बिठाए मुफ्त का खाना चाहती हो। कभी रानो चिड़िया को बैठे देखा है तुमने? अपनी जान से ज्यादा काम करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुश्किल समय में दूसरे पक्षियों का भी साथ देती है। और उसका बेटा भी अपनी माँ जैसा ही है। और एक तुम्हारा बेटा तुमसे भी 2 हाथ आगे निकला है। और अब मैं मजीद चोरियां नहीं कर सकता। सब पक्षियों को पता चल गया है कि जब भी जंगल में चोरी होती है मैं ही करता हूँ। अब मैं थोड़ी इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम तो कर लो। जाओ, जाकर हमारे लिए कुछ ढूंढ कर लाओ, वरना मैं आज तुम्हें ही खा जाऊंगी। वो मैं नहीं जा सकता। सारी जिंदगी काम नहीं किया। तुमसे शादी से पहले तो मौजों में था, जिस पक्षी से मर्जी मांग कर खा लेता। तुम्हारा बोझ तो मैंने मुफ्त में गले में डाल लिया। कालू के बच्चे, तुम्हारी जुबान ज्यादा ही नहीं खुल गई? अच्छा, अब छोड़ो इन सारी बातों को। अगर हम ऐसे ही लड़ाई करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। जग्गू तो हमारा बेटा है ना, इसे तो हम भूखा नहीं रख सकते। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो। जरूर कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। अच्छा सुनो तो सही। हाँ जी, सुनाओ। हम ना सब पक्षियों के सामने एक्टिंग करते हैं कि तुम ये जंगल छोड़कर चले गए हो। वो क्यों? मेरी बात तो पूरी सुन लो। मैं उनसे कहूंगी कि तुम सब कालू को चोर कहते थे, वो बहुत शर्मिंदा था इसलिए जंगल छोड़कर चला गया। इससे क्या होगा? इसी से तो सारा कुछ होगा। जब सब पक्षी दाने की तलाश में जाया करेंगे तो तुम सबके घोंसलों से कुछ ना कुछ चुरा कर ले आया करना और मुझे देखकर पहाड़ों के पीछे जाकर सो जाया करना। घर में भी तो सोए ही रहते हो और रात को घर आ जाया करना। वैसे गोरी, बात तो तुमने ठीक ही है। मैं भी जब तक चोरी ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं होगी मुझसे। कभी भी नहीं पकड़े जाते। और फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा सो जाते हैं। अगले दिन गोरी जोर जोर से रोती है। सब पक्षी गोरी के पास जमा हो जाते हैं। गोरी, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा। कालू हम सबको छोड़कर चला गया है। कहाँ चला गया है कालू? 2-3 दिनों से ही चुप चुप था। वो तुम सबसे बहुत शर्मिंदा था। कहता था कि मैं सबकी नजरों में चोर बना हुआ हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है किसी की नजर में, मैं ये जंगल ही छोड़ दूंगा। मैंने तो कहा था कि मुझे भी साथ लेकर ही जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तो कहने लगा कि वो मेरा और जग्गू का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कल रात से ही कालू घर नहीं आया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जंगल छोड़ गया है। अब मेरा क्या होगा? गोरी, तुम ऐसे ही रो रही हो, देखना कालू आ जाएगा। उसने भला कहाँ जाना है जी जंगल छोड़कर? तुम्हें नहीं पता कालू का? वो जो बात मुंह से निकालता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। उधर गोरी कव्वी ने सब पक्षियों को बातों में लगाया हुआ था और कालू कौवा सब पक्षियों के घोंसलों को चेक कर रहा था और थोड़ा थोड़ा सभी घोंसलों से भोजन चोरी करता है। जब सब पक्षी गोरी के पास से चले जाते हैं तो चोरी किया हुआ भोजन कालू गोरी को दे देता है। अब मेरे लिए भी कुछ रख लेना, ये ना हो मैं जब रात को आऊं तो सारा ही खा चुकी हो। नहीं कालू, तुम्हारे लिए तो जरूर रखूंगी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, कहीं कोई तुम्हें देख ना ले। और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया, मेरे घोंसले से कोई भोजन चोरी कर लेता है। अब तो कालू भी नहीं है इस जंगल में, पता नहीं कौन ये नया चोर बन गया है। तोते भैया, आपका भी भोजन चोरी हुआ है? कल मेरा भी चोरी हुआ था। मैं तो समझी
ये मेरा वहम है, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं की। ये तो परेशानी की बात है। रानो, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि गोरी झूठ बोल रही थी? मुझे तो लगता है कि कुछ दाल में काला है। तोते भैया, गोरी बहुत दुखी है। वो भला अपने पति के लिए क्यों झूठ बोलेगी? आपको जंगल सूना सूना नहीं लगता कालू के बिना? मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि कहीं से भी कालू आ जाएगा और मुझसे दाना मांगेगा। कुछ भी हो, कालू चाहे निकम्मा था, काहिल था, लेकिन हमारे जंगल की सारी रौनक कालू की वजह से ही थी। रानो, कहती तो तुम ठीक हो, मेरा भी जी उदास है कालू के बिना, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और तोता अपने घर चला जाता। कुकू यार, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस पानी पीने आया था। कुकू यार, तुम भी हर समय अपनी मम्मा के साथ काम ही करवाते रहते हो, कभी खेल भी लिया करो। मैं खेलता भी हूँ, लेकिन पहले अपनी मम्मा के साथ काम करवाता हूँ। ये लो अमरूद, खाओ, बड़ा मीठा है। नहीं, मुझे भूख नहीं है, अभी दाना खाकर आया था। तुम हर समय ये दाना खा खा कर बोर नहीं होते? मैं तो हर रोज मजे मजे की चीजें खाता हूँ, और आजकल तो मैं फल ही ज्यादा खाता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनती हो गए हैं, वो हमारे लिए रोज रंग बिरंगे फल लाते हैं। और तुम्हें पता है, वो सारा दिन काम करते हैं और रात को बहुत देर से घर आते हैं। कभी कभी तो मैं उनसे मिल भी नहीं पाता, लेकिन चलो, उनसे मिल नहीं पाता, भोजन तो मजे मजे का खाता हूँ ना। अच्छा, मैं चलता हूँ, अब मुझे बहुत देर हो रही है। मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम तो अपनी मम्मा की कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो। जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ खेलने के लिए। कुक्कू वहाँ से चला जाता है। कुक्कू जब घर जाता है तो वहाँ तोता फिर से आया होता है। मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? बेटा, जंगल में कोई चोर घुस आया है। वो सब पक्षियों के घोंसलों से भोजन चोरी कर रहा है। रानो, तुम्हें तो पता है मुझे अमरूद कितने पसंद हैं, और मेरी बहन को भी अमरूद बहुत पसंद है। मुझे कल बहुत मुश्किल से अमरूद मिला था, मैंने खुद नहीं खाया, अपनी बहन के लिए रख लिया, जो कि आज आ रही है मुझसे मिलने के लिए। लेकिन वो चोर मेरा अमरूद ही चुरा कर ले गया। जब कालू था तो हमें पता तो था ना कि उसी ने चोरी की होगी। अब जब से कालू जंगल छोड़कर चला गया है, हमें तो पता भी नहीं चल सकता कि चोर है कौन। लेकिन कालू अंकल तो जंगल में ही है। कुकू, तुमने देखा है कालू को? नहीं, देखा तो नहीं, लेकिन जग्गू बता रहा था कि मेरा पापा बहुत मेहनती हो गया है। वो सारा दिन काम करता है और रात के वापस आता है और ढेर सारे फल फ्रूट लाता है। रानो, मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है? तोते भैया, इसका मतलब है कि कालू और गोरी ने मिलकर हमें फिर से धोखा दिया है। उन्होंने हमें धोखा नहीं, बेवकूफ बनाया है। अब हम उन्हें बनाएंगे। मैं सब पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ और हम उन्हें समझाते हैं कि अब कोई भी पक्षी अपने घोंसले में भोजन जमा ना करे। फिर ही इस कालू और गोरी को पता चलेगा अपनी होशियारी का। आज कोई भी पक्षी घोंसले से बाहर नहीं गया। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं किसी को कोई पता तो नहीं चल गया। कालू, एक तो तुम वहम बहुत करते हो। अगर किसी को कुछ पता चला होता तो हमसे पूछते ना। वैसे भी मेरे पास आज का भोजन पड़ा है, तुम कल चोरी कर लेना। लेकिन तुम्हें कल भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अब भोजन जमा नहीं करना है। कौवे के तो पसीने छूट जाते हैं सब पक्षियों को देखकर। कालू भैया, इससे अच्छा तो तब ही था जब तुम हमसे मांग कर खा लेते थे। ये आपने अच्छा नहीं किया। हम आपके लिए परेशान थे कि आप जंगल छोड़कर क्यों चले गए। हमारे जंगल की रौनक खत्म हो गई थी आपके बिना, और आप हमारी पीठ पीछे छुरी घोंप रहे थे। मुझे ये गोरी ही मजबूर करती है गलत काम करने पर। मैंने इसे कहा भी था। इससे पहले कौवा और कुछ कहता, सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कौवा शर्मिंदा था कि उसने बाकी पक्षियों के भावनाओं से खेला था, लेकिन गोरी चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है।